आज पॉइंट नंबर 7 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 7 की हेडिंग डालना लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो पिछली क्लास तक हमने 6 पॉइंट्स कर लिए थे, है ना? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 की हेडिंग डालना है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में कुछ कमियां हैं। तो आज हम उन कमियों के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले ए, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, मतलब पूरी तरह से सच नहीं है। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो डैश डाल के लिखना, बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स, बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स। तो देखो, अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सी जगहों पर एस्टीमेट करते हैं। एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाते हैं, यानी कि ऐसी सोचते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो जो भी चीज़ आप तुक्का लगाओगे, क्या वो एग्जैक्ट होगी? नहीं होगी। जैसे जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो तो मम्मी पूछती हैं कि कितने मार्क्स आएंगे, तो आप एक अनुमान ही तो लगाते हो कि 60 आएंगे, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट होगा? नहीं होगा। तो जब भी हम अनुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो अकाउंटिंग में भी हम बहुत सी जगहों पर अनुमान लगाते हैं, एस्टीमेट्स लगाते हैं, तो इसीलिए अकाउंटिंग भी एग्जैक्ट नहीं होता। अब इसके 2 एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ कि अनुमान कहाँ कहाँ लगाते हैं हम। एक तो हम लगाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो लिखते हैं एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। आप एसेट की लाइफ के बारे में अनुमान लगाते हो कि ये कितने साल तक चलेगी या चलेगा। इसी तरह आप अनुमान लगाते हो, हाँ दोस्त वो भी लिखवाता हूँ, बस एक मैं अपना लिखवा दूँ पहले। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की स्क्रैप वैल्यू का अनुमान भी लगाते हो कि एसेट का स्क्रैप वैल्यू क्या होगा। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? रेसिडुअल वैल्यू, मतलब जब एसेट कितने का बिकेगा जब वो ख़राब हो जाएगा। हाँ। इसी तरह हम कई बार अनुमान लगाते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न कितना बनाएं। तो ये सब आप अनुमान लगाते हो, 5%, 6%, 8%। बस 3 ही लिखवा रहा हूँ, बहुत है, बट समझ गए पॉइंट। तो अकाउंटिंग जो होता है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम इसमें बहुत सी जगह पर एस्टिमेट करते हैं। फिर सेकंड लिमिटेशन बी, सेकंड लिमिटेशन है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। राइट, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें हम क्वांटिटी नहीं मेजर करते, तो उन चीज़ों को अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हो ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्क, या डिसिप्लिन। फिर ये तो मेरे एट्रीब्यूट्स हो गए, कुछ अपने भी लिख लो आप। इनएफिशिएंट, कामचोर, एटसेट्रा। तो मेरी अच्छी बातें और अपनी क्वालिटीज़ लिख ली, ये एग्जाम्पल हैं। तो अकाउंटिंग क्या ये सब बातें रिकॉर्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो अकाउंटिंग जो होता है वो क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा, है ना? तो हमारे एम्प्लॉयज़ कितने ऑनेस्ट हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, कितने कामचोर हैं, ये बातें अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा।
है ना, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। तो अकाउंटिंग इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। फिर सी, एक और लिमिटेशन, अकाउंटिंग इग्नोर्स, हाँ तुम दोस्त यहीं आ जाओ स्टेज पर, मुझे पहले ही बता देगा करो कि सर आज आप छुट्टी ले ले। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, बिल्कुल सही, ये भी एक लिमिटेशन है। यानी कि दाम, प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उनको अकाउंटिंग इग्नोर करता है। कैसे इग्नोर करता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो ये इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। हमने मशीन 1 लाख रुपए की खरीद ली, तो ये इसकी कॉस्ट होती है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम इसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, अब कल को इसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो गई, तो आप कुछ करोगे? नहीं करोगे। या फिर इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख या मार्केट वैल्यू 92,000 हो गई, तो कुछ करोगे? नहीं करेंगे। तो जनरली हम अकाउंटिंग जो होती है वो रोज़ रोज़ के प्राइस चेंजेस को इग्नोर करती है, वो रिकॉर्ड नहीं करती। तो क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स? उसके बाद चौथा लिमिटेशन है डी, देयर मे बी या देयर आर occasions, there are occasions when accounting principles conflict with each other. There are occasions when accounting principles conflict with each other. तो इसमें हाईलाइट कर लेते हैं मेन बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट। तो अकाउंटिंग के इतने सारे रूल्स होते हैं, इतने सारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि कई बार दो प्रिंसिपल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है दो प्रिंसिपल्स मतलब ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं, तो फिर ये एक लिमिटेशन मानी जाती है अकाउंटिंग की। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर हम डेप्रीसिएशन का ही एग्जांपल लें, क्योंकि आपने अभी शायद यही पढ़ रखा होगा, इसमें बचपन में आपने 2 मेथड सुने होंगे, SLM और WD, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो एक मेथड तो कहता है हर साल डेप्रीसिएशन सेम रखना है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक मेथड कहता है कि हर साल डेप्रीसिएशन सेम नहीं रखना है, कम होता रहेगा, वॉटएवर। तो इसका मतलब कई बार अकाउंटिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो मैं पता चला अलग मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप पता चले अलग मेथड यूज़ कर रहे हो, कर दोनों अकाउंटिंग रहे हैं। तो ये भी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन मानी जाती है कि प्रिंसिपल्स कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन। समझ आ गया लिमिटेशन 4। और 5वां लिमिटेशन हम सबकी रग रग में है, क्या? विंडो ड्रेसिंग। हाँ, तो वो लिख लेते हैं 5वीं लिमिटेशन, विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? खिड़की सजाना। तो बताइए खिड़की कैसे सजानी है? खिड़की सजाने का मतलब है मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग का ये एक लिमिटेशन माना जाता है कि अकाउंटिंग का हम मिसयूज़ कर सकते हैं, हम उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग फुल प्रूफ नहीं है, तो अकाउंटिंग का दुरुपयोग किया जा सकता है, तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो जब हम अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो समझ आ गए 5 लिमिटेशन? कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पॉइंट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग तो बुक कीपिंग क्या है थोड़ा सा लिखते हैं और इस पे गंभीर चर्चा भी करते हैं आपके साथ। बुक कीपिंग क्या होती है? तो बुक कीपिंग को समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझा देता हूँ कि अकाउंटिंग कैसे होती है। तो मोटा मोटा अकाउंटिंग प्रोसेस में 7 स्टेप्स होते हैं। हाँ, एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, फिर एक होता है मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, फिर एक होती है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद होती है क्लासीफाइंग, ठीक है, फिर उसके बाद होती है समराइजिंग, फिर उसके बाद होती है एनालिसिस या एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके बाद होती है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। तो ये वैसे हमें आगे पढ़ना है लेकिन मैंने लिख लिया अभी, एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रक्रिया होती है। तो ये कंप्लीट 7 स्टेप का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें जो आप देखोगे लास्ट के 3 जो लाल रंग से लिख रखे हैं स्टेप्स, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, इनके लिए थोड़ी बुद्धिमत्ता ज़्यादा चाहिए। इसके लिए आप जैसे होशियार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो शुरू के 4 स्टेप्स होते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, उसके लिए थोड़ा सा बुद्धिमत्ता कम चाहिए। ये रूटीन नेचर का काम है जो कोई भी कर सकता है आसानी से। तो ये जो येलो कलर की 4 चीज़ें होती हैं, इन येलो कलर की 4 चीज़ों को क्या बोलते हैं जी? बुक कीपिंग। तो इसीलिए येलो से येलो मैच। तो बुक कीपिंग में बेसिकली हम पूरी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, तो बुक कीपिंग इज़ नॉट अकाउंटिंग, ये ध्यान रखना है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पहला स्टेप है, ये कह सकते हैं, या बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज, ठीक है। तो खाली येलो कलर का जो काम है उसको करने को बुक कीपिंग कहते हैं। तो ये लिख लेते हैं खैर नीचे, बट समझ आ गया बुक कीपिंग क्या है? तो पूरी अकाउंटिंग नहीं है, बुक कीपिंग को आप अकाउंटिंग नहीं कहना। अच्छा, तो ये एक डेफिनेशन लिखेंगे, इसको रट लेना क्योंकि एग्ज़ाम में आई थी, तो मैंने भी इसलिए चोरी कर ली, तो आप भी चोरी कर लो, रट लेना। तो इसमें लिखना है आपको, बुक कीपिंग is an activity concerned mainly with bookkeeping is an activity concerned mainly with recording of financial data, recording of financial data relating to business operations in a significant and orderly manner, in a significant and orderly manner। है ना। तो ये क्योंकि आई थी एग्ज़ाम में तो हमने भी कॉपी कर ली वहीं से। तो बुक कीपिंग की छोटी सी डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है, बुक कीपिंग एक गतिविधि है। उसके बाद 4 वर्ड्स की वर्ड्स हैं, हाईलाइट कर लेते हैं बस। कंसर्न मेनली विद रिकॉर्डिंग, बस ये मेन शब्द हैं। तो बुक कीपिंग का काम मेनली रिकॉर्डिंग का होता है, बस रिकॉर्ड करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासीफाई कर लिया बस। तो बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है जो कंसर्न है विद रिकॉर्डिंग ऑफ क्या,
फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन ए सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर, ठीक है, वो नॉर्मल इंग्लिश है कि फाइनेंशियल डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्डर में लिखना है। तो बुक कीपिंग का मतलब मेन पर्पस क्या है, रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, तो ये छोटे छोटे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ए, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को पूरा रिकॉर्ड करेंगे। और बी, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस, इसका मतलब ये कि हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि बिजनेस पर क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बुक कीपिंग के मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लेकिन उसमें भी अगर आप फोकस करो तो पहला ही मेन ऑब्जेक्टिव है जो फिर से वही लिख रहा है कि भाई क्या करना है हमें, ट्रांजैक्शंस को हाँ कंप्लीटली रिकॉर्ड करना। तो मेनली कहीं ना कहीं बुक कीपिंग का काम है ये ही। बाकी तो बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो तो बता ही देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो समझ आ गया बुक कीपिंग क्या है। तो एग्जाम में लेकिन 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है एग्जाम में, तो हम वो लिखते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो वो लिख लेते हैं। हम एक हेडिंग बना लेते हैं, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है ये पूछ लेते हैं। चलो तो लिख लेते हैं कुछ डिफरेंस। तो बताओ क्या है। पहला तो वही जो अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं, पहले लिख लेते हैं नंबर 1, इट इज़ कंसर्न्ड विद। इसका काम क्या है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। हाँ, तो इसका काम है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग को हाईलाइट कर लेते हैं। और अकाउंटिंग की अगर बात करें मेनली कि ये किससे कंसर्न करता है, तो इट इज़ कंसर्न विद समराइजिंग। इट इज़ कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। इट इज़ कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग का काम मेनली मतलब बुक कीपिंग जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद शुरू होता है, समराइजिंग करने के आगे से, तो इसीलिए इट इज़ कंसर्न विद समराइजिंग। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग जो होता है वो एक प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी मतलब पहला काम, फर्स्ट। और अकाउंटिंग में लिख लेते हैं, अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। ये बाद में आता है, दैट इज इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो अकाउंटिंग का काम मेनली वहाँ से शुरू होगा जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अकाउंटिंग एक तरह से हमारी सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. चलो तो ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब राइट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट. तो बुक कीपिंग में हम कभी भी ये नहीं बनाते. बुक कीपिंग में कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट पार्ट नहीं होते. ठीक है, तो बुक कीपिंग में हम कभी भी ये चीज़ें नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि बुक कीपिंग एक रूटीन काम है, प्राइमरी स्टेज. इसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का नहीं होता. लेकिन उसमें लिख लेते हैं नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. तो इसमें हम बनाते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं. तो इसमें पार्ट होता है. तो पहले यहाँ तक 3 डिफरेंस सबको क्लियर है भाइयों बहनों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद और डिफरेंस नंबर 4, देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग. देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग की कोई भी सब फील्ड नहीं है ना, नो सब फील्ड. लेकिन अकाउंटिंग की 5 हैं, आपने पढ़ी हुई थी. तो देयर आर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग की तो सब फील्ड्स हैं, आपने पढ़ी भी थी. उसके बाद 5वां डिफरेंस, मैनेजेरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन इट्स बेसिस. मैनेजेरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन इट्स बेसिस. मैनेजेरियल डिसीजन को आप अंडरलाइन कर लेना चाहें और इसमें लिख लेते हैं मैनेजेरियल डिसीजंस कैन बी टेकन. मैनेजेरियल डिसीजंस कैन बी टेकन ऑन इट्स बेसिस. तो मैनेजेरियल डिसीजन बोले तो बच्चा कह रहा है सर मैनेजेरियल डिसीजन जो मैनेजर ले रहा है यही. हाँ मतलब कुछ कुछ ये तो मैनेजेरियल डिसीजन मतलब कि जो मैनेजमेंट को, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है, जो मैनेजमेंट को अगर कुछ डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेना है, तो उसमें बुक कीपिंग कोई सहायता नहीं करेगी. लेकिन अकाउंटिंग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. और 6वां डिफरेंस आखिरी, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, ब्रैकेट में विच रिक्वायर्स नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जिसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए जनरली. तो आपके छोटे भाई बहन ये काम कर लेंगे. तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ विच रिक्वायर्स नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स.
और उसमें लिख लो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ ब्रैकेट में विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ये सीनियर स्टाफ करेंगे, मतलब आप करोगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। ठीक है, तो 6 डिफरेंस लिखवा दिए, 5 आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाओगे तो कम से कम 4 तो लिख ही दोगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो बस आप ऐसे याद रखना सिंपल भाषा के लिए कि बुक कीपिंग मतलब एक छोटा टास्क है, इजी टास्क है, जिसका मेन काम रिकॉर्डिंग करने का है। लेकिन अकाउंटिंग जो है थोड़ा सा वाइडर टास्क है, बड़ा टास्क है, सीनियर स्टाफ करता है, जिसमें मेन काम समराइजिंग करने है ना। और बुक कीपिंग जो होता है वो पार्ट है अकाउंटिंग का, वो प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग जो है उसके आगे का स्टेप हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमारा टॉपिक सब बच्चों को? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को? चलो ठीक है, अब एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है। इसके बाद छोटी सी ड्राइंग है, इसमें एक बड़ा बक्सा बनाते हैं, बड़े बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा बनाते हैं, और छोटे बक्से के अंदर एक बहुत छोटा बक्सा बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ा बक्सा है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब ज्ञान। तो अकाउंटेंसी इसीलिए एक सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एक डिसिप्लिन है बेसिकली। लेकिन उस संपूर्ण ज्ञान में से हम एक प्रक्रिया चुनते हैं, एक प्रोसेस चुनते हैं, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो है वो ज्ञान नहीं है, अकाउंटिंग तो इज़ जस्ट अ प्रोसेस जो कोई भी सीख सकता है थोड़ी सी मेहनत के बाद, जो आप भी सीख ही जाओगे या सीख ही चुके हो कुछ। तो अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है ना, जिसमें वही स्टेप जो लिखे थे, 7 स्टेप होते हैं, है ना। क्या थे स्टेप? आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। सही। तो अकाउंटिंग तो बेसिकली वही 7 स्टेप हैं। IMRC, SAC मतलब शॉर्ट में लिख दिया। I मतलब आइडेंटिफिकेशन, M मतलब मेजरमेंट, R मतलब रिकॉर्डिंग, C मतलब क्लासीफाइंग, S मतलब समराइजिंग, A मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और C मतलब कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। लेकिन उसमें से अगर आप देखोगे ध्यान से तो बक्से, सबसे छोटे बक्से के अंदर IMRC कवर हो रहे हैं। तो वो जो छोटा सा बक्सा है वो बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का भी पार्ट हो गया, या अकाउंटिंग से भी छोटा हो गया। तो बुक कीपिंग मतलब सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी मतलब ज्ञान, दैट इज़ अ नॉलेज सब्जेक्ट। उसमें से एक प्रोसेस निकाल लिया जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग प्रोसेस में भी एक प्राइमरी स्टेज है, वो बुक कीपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, नंबर 9 का नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। तो इसमें हम चर्चा करेंगे अब यूज़र्स के बारे में। यूज़र्स कौन होते हैं, है ना, यूज़र्स। क्योंकि यूज़र्स के बारे में पता होना चाहिए। यूज़र तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बताओ यूज़र कौन होता है? यूज़र हाँ, नहीं वो तो आप टाइप बता रहे हो,
मतलब यूज़र कौन होता है? ठीक है, तो जो बच्चे लेट ज्वाइन कर पाए वो कितने पेज छोड़ दें? जो बच्चे 0.7 और 8 में कितने पेज लगे? 2 पेज, 2 पेज, ठीक है, तो बस 2 पेज छोड़ देना। ओके ठीक है, 2 पेज छोड़ देना जो बच्चा लेट ज्वाइन कर पाए, कोई बात नहीं। 9 से कर लो शुरू। तो यूज़र्स कौन होता है? यूज़र जिसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने की इच्छा होती है। ओके चलो, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। पक्का श्योर? चलो वेरी गुड, ये तो सही बताया। तो वैसे तो जनरली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब वही होता है कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट, या सिंपल भाषा में P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। और यूज़र हो गए वो लोग जिनको दिलचस्पी होती है, जिनको इंटरेस्ट होता है कि भाई ये इस कंपनी की जानकारी क्या है, वो यूज़र होता है। तो इसमें जनरली हम 2 क्राइटेरिया बना लेते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल यूज़र और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र। हाँ बिल्कुल सही, एक को बोलते हैं इंटरनल यूज़र, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र। तो इंटरनल कौन? हाँ हाँ, वो तो एग्जाम्पल हो गए, लेकिन इंटरनल यूज़र मतलब कौन? जिनके पास एक्सेस होता है जानकारी का। हाँ, जिनके पास एक्सेस होता है जानकारी का। हाँ कौशल, मेरा भी अभी स्टार्ट हुआ था यहाँ, सेम प्रॉब्लम। अच्छा, एक्सेस का मतलब जानकारी जो देख सकते हैं, जिनके पास मतलब अथॉरिटी है, राइट। तो जैसे आरकेजी के अंदर यहाँ पर ऑफिस में अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मेरे पास उसकी अथॉरिटी है, तो मैं इंटरनल यूज़र माना जा सकता हूँ। लेकिन क्या आपके पास वो अथॉरिटी है? अभी नहीं है। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ठीक है ऐसा है, तो आप कौन हो गए? एक्सटर्नल यूज़र। तो 2 तरह के मतलब यूज़र हो गए। तो एक्सटर्नल यूज़र मतलब डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मीनिंग तो क्लियर हो गया। तो इनके पास एक्सेस नहीं होता, तो इनको जानकारी जो है पता चलती है, लेकिन इनके पास अथॉरिटी नहीं होती। तो जनरली जो आप एग्जांपल दे रहे हो सही दे रहे हो। इंटरनल यूज़र कौन हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया। एक्सटर्नल यूज़र हो गए जिनके पास मतलब इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। बैंक हो गया, कौन हो गया? एम्प्लॉयज़, वर्कर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, रिसर्चर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, राइट। तो ऐसे हमको बस कुछ कुछ लोगों के नाम लिखने, तो 2-2 लाइन छोड़ के लिखते रहते हैं कि जनरली कौन कौन लोग यूज़र्स होते हैं। तो इन्वेस्टर्स लिख लेते हैं, 2 लाइन छोड़ के एम्प्लॉयज़ लिख लेते हैं, 2 लाइन छोड़ के लेंडर्स लिख लेते हैं, 2 लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, 2 लाइन छोड़ के गवर्नमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले 5 तो लिख ही लेते हैं। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं। यूज़र का मतलब सिंपल होता है कि भाई जिसको इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्ट है। बैंक भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकती है, कस्टमर भी हो सकते हैं, हाँ गवर्नमेंट भी हो गई। लेकिन हाँ, सबका आपको ये पता होना चाहिए पर्पज़ क्या है। हाँ कविश भाई, एम्प्लॉय के पास अगर है एक्सेस तो इंटरनल यूज़र तब बोलना है जब उसके पास जानकारी लेने की अथॉरिटी है, नहीं तो नहीं।
चलो, तो अब बस हमको ये सोचना है या ये पता लगाना है कि इन्वेस्टर को क्यों इंटरेस्ट है इन्फॉर्मेशन में। क्योंकि उसने इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ उसने पैसा लगा रखा है बिजनेस में। तो ऐसे शॉर्ट में बस कीवर्ड लिख लो कि इन्वेस्टर को क्यों इंटरेस्ट होता है, क्योंकि दे प्रोवाइडेड कैपिटल टू द बिजनेस। इनको इसलिए इंटरेस्ट होता है इन्फॉर्मेशन में क्योंकि इन्होंने अपनी पूंजी लगा रखी है, इन्होंने पैसा निवेश कर रखा है, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ को क्यों इंटरेस्ट है, इन्हें बोनस या सैलरी, या मतलब और छोटा सा एरो डाल के लिख सकते हो, देयर ओन ग्रोथ, उन्हें अपनी ग्रोथ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो जब मैं भी नौकरी करता था पहले, तो आपको पता है मैंने भी नौकरी करी है 1.5 साल, 1.5 ईयर्स। तो मैंने ICICI बैंक में नौकरी करी थी, मतलब मैं जॉब करता था। तो मेरा सिर्फ ये इंटरेस्ट होता था कि ये क्या करती, कि मेरे को महीने में तनख्वाह सही टाइम पे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, और ICICI बैंक का हर महीने क्या प्रॉफिट आ रहा है, कहीं बैंक बंद ना हो जाए। तो मेरा इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी थी ताकि मुझे कितना बोनस मिल रहा है, टाइम से मिलेगा कि नहीं, मेरी सैलरी टाइम से मिलेगी कि नहीं, और कहीं बैंक बंद हो गया तो मेरा पैसा ना मर जाए। तो ये एम्प्लॉय जो होता है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इंटरेस्टेड होता है वो। फिर लेंडर्स क्यों इंटरेस्टेड है, एक तो वो उधार दे रहे हैं, तो उन्हें ये चेक करना होता है कि ये कंपनी हाँ कहीं सॉल्वेंसी की दिक्कत तो नहीं, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस सही है कि नहीं, तो इसलिए वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यही लिख लेते हैं छोटा सा की पॉइंट, टू एसेस क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आपकी उधार लेने की, क्रेडिट मतलब उधार या लोन, वर्दीनेस मतलब ये कि आप कितना वर्थ रखते हो कि आपको उधार मिल जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से लोन लेने जाओ तो आपको कितना लोन मिलेगा, 500 रुपये है ना, और मैं अगर किसी से लोन लेने जाऊं तो मुझे कितना लोन मिलेगा, 10 करोड़। तो इसका मतलब क्रेडिट वर्दीनेस अलग अलग है। तो ऐसी, तो जो लेंडर होता है, मतलब जो लोन देने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा सामने वाले की इन्फॉर्मेशन में इसीलिए इंटरेस्टेड होता है कि भाई इसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है ना। तो क्रेडिट वर्दीनेस। अच्छा, क्रेडिटर को क्यों दिलचस्पी है, उससे तो हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं, तो वो क्यों हमारी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखता है। हाँ, तो उसका तो सिंपल एक ही है, बस टाइमली पेमेंट। उसको तो यही दिलचस्पी है कि मेरे पैसे टाइम से मिल जाएं, बस टाइमली पेमेंट। तो क्रेडिटर को चाहिए मेरा पैसा टाइम से मिले, तो वो इसलिए इंटरेस्टेड होता है। फिर गवर्नमेंट को क्यों दिलचस्पी है, टैक्स कलेक्शन, बिल्कुल सही। टैक्स एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज़, मतलब कुछ और भी अगर लेना है तो सरकार को तो सीधी बात है अपनी टैक्स से दिलचस्पी है। इसी तरह और लिख लेते हैं, कस्टमर्स लिख सकते हैं, मैनेजमेंट लिख सकते हैं, तो एटसेट्रा लिख देता हूँ ताकि कल को एग्ज़ाम में कोई नया पॉइंट आ गया तो आप मेरे बाल नोचने ना आ जाना। तो एटसेट्रा मतलब और भी कुछ भी हो सकता है जो शायद हमें अभी नहीं पता, लेकिन होगा वो इंटरेस्टेड। अच्छा, तो कस्टमर क्यों इंटरेस्टेड होता है, उसने तो सामान खरीदा, कंपनी अच्छी है या नहीं, और हाँ मतलब ये भी पॉइंट हो सकता है। वैसे एक अच्छा पॉइंट लिखवा देता हूँ, टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मैंने एक दुकान से टीवी खरीदा था, बहुत साल पहले की बात है,
तो उसने कहा ठीक है भैया बस आप पहुँचो, आपके पहुँचने से पहले पहुँच जाएगा टीवी, रिक्शा में आपके घर पहुँच जाएगा। अब 1 हफ्ते हो गए वो टीवी पहुँचा ही नहीं। फिर अगले दिन टीवी में मेरे पुराने टीवी में न्यूज़ आई कि वो दुकान बंद हो गई। हाँ सही में। तो कस्टमर को क्या दिलचस्पी है कि मैंने गुड्स तो खरीद लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि ये कंपनी ही बंद हो जाए या कंपनी गड़बड़ कर दे। तो इसीलिए कस्टमर को थोड़ा ये रहता है कि यार ये कंपनी टाइम से मेरा सामान दे दे। तो कस्टमर इसलिए इंटरेस्टेड रहता है, टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा, और मैनेजमेंट, हाँ अभी हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब इसको एक वाइडर टर्म दे देता हूँ, डिसीजन मेकिंग जो मैडम कह रही हैं। तो मैनेजमेंट को तो डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उनको तो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो उनका इंटरेस्ट होता है कि हमको डिसीजन मेकिंग करनी है, इसीलिए कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का हमें पता होना चाहिए। नहीं, इंटरनल तो कोई भी हो सकता है इनमें से। नहीं, ये एक्सटर्नल इंटरनल नहीं लिखवाए मैंने, ये तो यूज़र्स लिखवाए हैं, ये तो सब यूज़र्स हैं। बाकी इंटरनल तो कौन होगा जिसके पास जानकारी का अथॉरिटी है, और एक्सटर्नल कौन होगा जिसके पास जानकारी की अथॉरिटी नहीं। वो कोई भी हो सकता है। अब हाँ वो अलग की बात है भाई, जनरली आप सरकार को थोड़ी ना अथॉरिटी दोगे या लेंडर को नहीं दोगे अथॉरिटी। तो आमतौर पे मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी रहती है, तो वो इंटरनल होगा। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल तो बस मीनिंग हो गए, बाकी ये एग्जाम्पल हो गए जो अलग अलग यूज़र हो सकते हैं। हाँ ओनर भी हो सकता है। ओनर मतलब इन्वेस्टर ही हो गया, उसने पूंजी लगाई है। शेयर होल्डर हो गया, वो भी इन्वेस्टर हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब लेंडर हो गए, बैंक हो गया। तो मैंने इसलिए अपने बालों को सुरक्षित रखने के लिए एटसेट्रा लगवाया है, ताकि कल को आप ये बाल नोचने ना आ जाना कि सर ये देखो एक नया पॉइंट आ गया। तो नया पॉइंट आ सकता है भाइयों, इसीलिए एटसेट्रा लगवाया है। एटसेट्रा का मतलब पता है ना क्या है, कि कहीं खाली ये 7 पॉइंट नहीं रटने, कुछ और भी आ सकता है। लेकिन जो भी पॉइंट आएगा आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, उसका कोई ना कोई मोटो होगा। कोई भी आदमी हो सकता है, जैसे रिसर्चर्स भी होते हैं। तो रिसर्चर्स का क्यों इंटरेस्ट होता है, उन्हें रिसर्च करनी होती है, उन्हें रिपोर्ट बनानी होती है पूरी, अपने कॉलेज में सबमिट करने के लिए, कहीं भी सबमिट करने के लिए। तो वो हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ब्रोकर भी हो सकते हैं। तो समझ गए आप पॉइंट। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अच्छा चलो ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ये होते हैं, ये जो यूज़र्स होते हैं, इनको मतलब वो बताओ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में, बेहतर टर्मिनोलॉजी में क्या भी बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। तो ये मतलब ये नॉलेज के लिए टर्म है, शायद बुक में हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेक होल्डर्स है ना। तो स्टेक होल्डर कौन होता है? अरे यूज़र तो होता है, मतलब वैसे कौन होता है स्टेक होल्डर? तो स्टेक होल्डर मतलब उसको बोलते हैं जिसका कोई इंटरेस्ट होता है किसी भी रूप में, उसकी स्टेक लगी हुई होती है। स्टेक मतलब किसी भी सेंस में, तो चाहे एम्प्लॉय हो, सरकार हो, मैनेजमेंट हो, ओनर हो, बैंक हो, इन सब लोगों का कुछ ना कुछ रिश्ता तो है ना कंपनी से। तो ये इन सबको स्टेक होल्डर भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक टर्मिनोलॉजी है स्टेक होल्डर। चलो समझ आ गया ये वाला पॉइंट 9। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 का नाम है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। तो डिसिप्लिन्स का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट्स। हाँ वेरी गुड। तो मतलब अकाउंटिंग जो है, जो हम ये अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं या ये जो हम प्रोसेस सीखते हैं अकाउंटिंग का, तो इसका और भी सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन होता है।
और भी सब्जेक्ट के साथ मतलब इसका कनेक्शन होता है। तो बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन होता है। जैसे पहला लिखते हैं अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको ब्लॉक बना लेते हैं। तो बस इसमें डिस्कशन करेंगे। इसकी लंबी चौड़ी कहानी मैंने वैसे बुक में दे रखी है आपके लिए, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि भाई क्या रिलेशन है। तो जैसे पहले आप बताओ कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है या हो सकता है आपके हिसाब से। मतलब ऐसा क्या कोई ऐसा एग्जांपल तो जिससे मुझे ये समझ आ जाए कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का लिंक हो गया। डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्प कर सकता है? नहीं, वो तो खाली अकाउंटिंग भी कर देगा। जैसे मैं चलो एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, फिर उसको बड़ा कर दूंगा। आपने 12th में नेशनल इनकम पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसका नाम होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब नेशनल इनकम चैप्टर में या अकाउंटिंग क्या करता है? देखो, अकाउंटिंग हमारे बहुत सारे डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर देता है। ये अकाउंटिंग का काम होता है ना, कि ये ऐसा है, ये फिगर 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा कर देता है। और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें अगर सरकार की मैं बात करूं, गवर्नमेंट की बात करूं, देश की अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट को बहुत सी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। जैसे मान लो गरीबों के लिए कोई पॉलिसी बनानी है या अस्पताल खोलने हैं किसी इलाके में, तो उसके लिए सरकार को ये तो पता होना चाहिए ना कि इस इलाके में कितने गरीब हैं या इस इलाके में गरीबी है भी कि नहीं है। तो अकाउंटिंग जो होती है वो हमारे को डेटा रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, और उस डेटा की मदद से इकोनॉमिक्स जो डिसीजन मेकिंग लेती है या सरकार जो पॉलिसी मेकिंग करती है उसमें हेल्प होती है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की मदद इकोनॉमिक्स में है कि नहीं, हो जाती है। तो बस ये समझाना है। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ये आप ऐसा नोट कर सकते हो छोटी सी ड्राइंग बनाकर, तो आपको समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में बस हमको ये बताना है कि लिंक है, रिलेशन है। तो अकाउंटिंग मदद करती है इकोनॉमिक्स के कुछ चीज़ों के अंदर। जैसे सरकार को पॉलिसी मेकिंग करनी है या डिसीजन मेकिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो उन चीज़ों के अंदर अकाउंटिंग हमारी हेल्प कर देती है। ठीक है, तो समझ आया पॉइंट? रिलेशन क्लियर हो गया ना? मतलब हमको बस ये समझना है कि रिलेशन है। अच्छा, सेकंड, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये भी दूसरा रिलेशन बताओ, है या नहीं? क्या है? अकाउंटिंग का और स्टैटिस्टिक्स का। चलो मैं एग्जांपल देना, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 12th क्लास में गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ी थी? ठीक है, पढ़ी थी। उसमें आपने एवरेज प्रॉफिट निकाले थे? निकाले थे। हाँ कह रही है मैडम। तो ये जो एवरेज होता है जी, एवरेज वर्ड, क्या वो स्टैटिस्टिक्स का अर्थमेटिक मीन है कि नहीं? तो इससे क्या साबित हो गया कि स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टूल्स अकाउंटिंग में मदद करते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स का एक टूल है एवरेज, जिसमें आप जोड़ के डिवाइड करते थे, अर्थमेटिक मीन होता है, तो वो अकाउंटिंग में देखो हेल्प करता है।
गुडविल की वैल्यूएशन में आपकी हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत से स्टैटिस्टिकल टूल हेल्प करते हैं इन अकाउंटिंग या इन मेंटेनिंग अकाउंटिंग डेटा। ये लाइन भी लिख ही देता हूँ कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग अकाउंटिंग डेटा, इन डेवलपिंग अकाउंटिंग डेटा। तो देखो रिलेशन तो है, स्टैटिस्टिक्स का और अकाउंटिंग का रिलेशन तो है। तो आपको समझ आया कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, एग्जाम्पल जिससे ये साबित हो कि रिलेशन है। तो ऐसे अब अगला वाला बताओगे आप, सोच के ट्राई करना। अगला अकाउंटिंग, तो अगला तो खैर बता ही दोगे मुझे पता है, एंड मैथमेटिक्स। तो इसका तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल वैसा साथ है ना, ये तो बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं। परसेंटेज, रेशो, और उस वो भी छोड़ो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, करते ही हैं। तो मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा का, अर्थमेटिक्स का, इनका तो पूरा पूरा मतलब योगदान है ही है अकाउंटिंग के अंदर, है ना। आप कितनी जगह मतलब अकाउंटिंग में आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, या जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो टोटल करते हो ना, कास्टिंग जिसको बोलते हैं, है ना। अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग, या बैलेंसिंग बोल देते हैं, माइनस कर रहे हैं तो। और यही सब चीज़ें तो क्या हैं, एक तरह से अर्थमेटिक टूल्स हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स का और अकाउंटिंग का तो मतलब बिल्कुल ही सीधा रिलेशन है, जिसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है भाइयों बहनों, तो समझ आ रहा है एग्जाम्पल? ठीक है। उसके बाद नंबर 4, अकाउंटिंग एंड लॉ। ये बताओ है या नहीं? ओके, मतलब अकाउंटिंग का और कानून का, लॉ का कोई है रिलेशन? तो कोई लॉ बताओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैं तो और बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये कानून है ना एक पूरा, राइट। और कंपनीज एक्ट भी कानून है पूरा एक, राइट। मैं तो उसमें से एक एग्जांपल पिक कर रहा हूँ आपके लिए। तो जो कानून है कंपनीज, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पूरा एक कानून है। उस कानून का आपने अकाउंटिंग में देखो, जो चैप्टर 1 अगर आपको याद हो 12th क्लास में पढ़ा था, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, पढ़ा था, देन कानून की बहुत सारी बातों का हमें फिर पालन करना पड़ता है। अगर आपको याद हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। तो आप अकाउंटिंग में इसका मतलब कानून का पालन करते थे। तो बस ये प्रूफ हो गया कि बहुत सी जगह अकाउंटिंग करते समय भी हम लॉ का मतलब पालन करते हैं, लॉ फॉलो करते हैं। ऐसी कंपनीज अकाउंटिंग के टाइम पर आप कंपनीज एक्ट का पालन करते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल अकाउंटिंग का और लॉ का रिलेशन तो है। इसी तरह एक और नंबर 5। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ आया रिलेशन है? ओके। फिर नंबर 5 है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। तो बताओ है रिलेशन या नहीं? कैसे प्रूफ करो? तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल है। आपने तो एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ रखी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
पढ़ा था ना सब फील्ड। तो अकाउंटिंग जो है वो तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती ही है, और डिसीजन मेकिंग किसको करना होता है बिजनेस में? मैनेजमेंट को करना होता है। तो इनफैक्ट ये तो हमारी एक सब फील्ड भी है, मतलब इसमें तो कितना आसान हो गया, एक सब फील्ड का नाम ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग जो भी डेटा प्रोवाइड करता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हिमाली कह रही है PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में लिख दिया था। हाँ, तो मतलब आपको ये बात समझ आई कि अकाउंटिंग का देखो कितना रिलेशन है बाकी सब डिसिप्लिन्स के साथ, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथ्स हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, एट्सेट्रा, मतलब बहुत से डिसिप्लिन्स के साथ अकाउंटिंग का रोल रहता है। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11, तो ये लास्ट पॉइंट है बस, इसका नाम है रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी। समाज में अकाउंटेंट का क्या रोल है? तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा है, मोटिवेटिंग है ये टॉपिक। इससे आपको पता लगेगा कि आप CA बन के, अकाउंटेंट बन के मतलब समाज में क्या क्या अपना रोल अदा कर सकते हो। तो सबसे पहले तो नंबर 1 या फर्स्ट एरो डाल के, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लोगे। और क्या कर सकते हैं हम? दूसरा B, स्टैट्यूटरी ऑडिट, पहले C भी, थर्ड भी लिख लो, फिर एक साथ समझाता हूँ। थर्ड होता है इंटरनल ऑडिट। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है जो आप कर सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या फ़र्क होता है देखो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, रिलायंस। तो रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं कि भाई सारी रिकॉर्डिंग करो, ये वो करो, ये वो करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फलाना ढिमकाना, तो बताओ कौन करता होगा रिलायंस के अंदर ये सब काम? अकाउंटेंट, है ना। CA रखे हुए होंगे जो ये सब काम करते हैं, पूरी टीम होती है जो ये सब काम करती है, ठीक है। तो इन लोगों को बोलते हैं, हरे रंग वाले इन लोगों को, कि ये जो कर रहे हैं काम, कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, सारी रिकॉर्डिंग सही है कि नहीं, कुछ भी गलत ना हो जाए। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं ये कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हैं। ये कौन है? एक तरह से इंटरनल ऑडिटर। ऑडिटर किसे बोलते हैं वो बता देता हूँ। ऑडिटर मतलब एक तरह से इंस्पेक्टर हो गया, जो जांच पड़ताल करता है कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो उस आदमी को ऑडिटर बोलते हैं। तो ये लोग कौन है? इंटरनल ऑडिटर। तो इन्होंने पूरी बुक्स बना दी, है ना, टिक 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 पूरी बुक्स बना दी, लेकिन क्या सरकार इन किताबों को मान लेगी? नहीं। अब बच्चा कह रहा सर ये तो CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है भाई ये तो आपकी कंपनी के मुलाजिम ही हैं, एम्प्लॉई हैं, इनको तो पता चला पैसे दे के ख़रीद लोगे, कुछ भी साइन करवा लोगे, गलत करवा दोगे, तो हम इनकी क्यों माने, ये तो आपके एम्प्लॉई है ना एक तरह से। तो कानून ने ये प्रावधान रख रखा है कि भैया नहीं, ऐसे नहीं, आपको किसी आउटसाइडर CA को भी अपने पास साइन के लिए, अपनी बैलेंस शीट टैली करवाने के लिए, उसके दस्तखत लेने के लिए मतलब अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो बाहर का आदमी सही कहेगा तब हम मानेंगे। अपने एम्प्लॉय को तो आप पैसे दे के, सैलरी दे के कुछ भी बोलोगे वो तो कर देगा ना, तो बाहर का आदमी अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। तो बाहर से टीम आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, चश्मा वश्मा लगा के, हाथ में लैपटॉप लेकर आते हैं ये। तो ये जो टीम आती है बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इन्हें बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स।
तो ये हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हो बड़े होके, इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हो और स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है एज़ पर द मतलब जो जनता कहती है? हाँ, स्टैट्यूटरी। उनका थोड़ा खौफ ज़्यादा रहेगा ना फिर, क्योंकि वो बाहर के हैं। घर की मुर्गी तो दाल बराबर, तो हरे वालों को तो ठीक है, वो तो घर के ही हैं, तो उनकी भी उनका खौफ कम रहता है। खौफ ज़्यादा किसका रहेगा? बाहर वालों, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बट समझ आ गए दोनों तरह के ऑडिटर? तो ये भी मतलब ये भी काम हम कर सकते हैं। तो ये भी रोल ऑफ अकाउंटेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है और क्या कर सकते हैं हम? बाकी तो आप कर सकते हो टैक्सेशन। टैक्सेशन का काम कर सकते हो, ये बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि भारत में देखो दो तरह के टैक्स हैं। हाँ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो बहुत सारे लोगों को आप टैक्सेशन का काम उनका संभाल सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि तुम्हारा टैक्स मैं बताऊंगा कितना होगा, तुम्हारा टैक्स कैसे बच सकता है मैं बताऊंगा। तो सारा टैक्सेशन का काम आप कर सकते हो। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हो आप, ये बहुत अच्छी फील्ड है। एंड कंसल्टेंसी, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। नहीं कर सकता शुभम भाई? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? ये तो पढ़ा था ना आपने, जो किस में हेल्प करती है? हाँ, कीवर्ड लिखा था ना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो अब देखो, जब आप सीए बनते हो तो ये बहुत अच्छा काम होता है। क्या काम होगा? एक कंपनी आपके पास आएगी, वो कहेगी कि भाई हम एक प्रॉब्लम में हैं। तो आप पूछोगे क्या प्रॉब्लम में है? तो कंपनी कहेगी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मशीन खरीदें हम, M1 या M2। नहीं, दोनों के पैसे नहीं है ना, एक ही खरीद सकते हैं। तो आप पूरा एनालिसिस करके उनको बताओगे कि भाई आपके लिए मशीन 1 जो है उसमें इन्वेस्ट करना सही है। अब वो कैसे बताओगे वो तो आप पढ़ोगे बाद में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे जब, तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है। तो फिर आप इस बात के पैसे चार्ज करोगे कि देखो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लाओ इसके बदले में 50 लाख रुपए मुझे दो। हाँ, नहीं प्रॉब्लम भी बड़ी होगी, ऐसे नहीं कि कोई 100-500 रुपए की मशीन है, ये बड़ी मशीन की प्रॉब्लम थी। फिर ऐसी कुछ लोग आपसे कंसल्टेंसी लेने आएंगे, सलाह लेने आएंगे। तो जो भी आपसे कंसल्टेंसी लेने आए, सलाह लेने आए, तो फ्री में सलाह नहीं देनी। अपनी सलाह जब दो तो पैसे चार्ज करने कि ठीक है देखो मैंने सलाह दी, लाओ 10 लाख रुपए। तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी। तो समझ गए? तो ये भी एक फील्ड हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपका फाइनेंशियल एडवाइस। फाइनेंशियल एडवाइस, तो ये तो अपना ढेर मार के दो, इसमें तो कोई रोक टोक ही नहीं है। इसमें तो इतने फील्ड्स हैं, इतने फील्ड्स हैं, आज की मैं क्या बताऊं, है ना। फाइनेंशियल एडवाइस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंश्योरेंस हो। लोग आएंगे आपसे पूछने कि यार कौन सा इंश्योरेंस लूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, है ना। बिज़नेस एक्सपेंशन कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस बोले तो तहकीकात, लेकिन कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करनी। कई बार कुछ कंपनियां आती हैं
कि भाई हमें लॉसेस ही हो रहे हैं पिछले 5 साल से, क्या करें, तो आप उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करोगे समझने के लिए कि क्यों लॉसेस हो रहे हैं, है ना। पेंशन्स, कौन सी पेंशन स्कीम अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, किस में कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं जो ना आप सोच सकते, ना मैं बता सकता। तो फाइनेंशियल एडवाइस का तो मतलब ये है कि पूरा आसमान खुला हुआ है, जो आप कर सकते हो, किसी भी तरह की एडवाइस दे सकते हो। तो समझ आ रहे हैं पॉइंट्स। तो ये भी एक काम हो गया। और इसके अलावा भी मतलब अदर सर्विसेज, और भी अगर मान लो ये सब काम अच्छे नहीं लग रहे तो कुछ और कर लेना। अदर सर्विसेज में क्या कर सकते हो, सेक्रेटरियल वर्क। हालांकि इसमें आपके भाई बंधु जो हैं कंपनी सेक्रेटरीज, वो ज़्यादा महारत रखते हैं, लेकिन ठीक है, आप भी थोड़ा बहुत तो सीख ही जाओगे, तो थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हो सेक्रेटरियल वर्क। हाँ, ये काम CS ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तभी तो आपके लिए अदर में लिखा है ना, अदर मतलब कुछ और। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, है ना, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क बोले तो मतलब हाँ, स्टॉक मार्केट से संबंधित कह सकते हो। बहुत सी कंपनीज होती हैं जो चाहती हैं कि हमारे शेयर रजिस्टर हो जाएं या ट्रांसफ़र हो जाएं, वो सब काम आप करवा सकते हो, शेयर बाज़ार से रिलेटेड काम। कंपनी फॉर्मेशन, ये तो बहुत लोग आपके पास आएंगे कि हमारी कंपनी बना दो, तो कंपनी बना देना। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन बोले तो दो लोगों की लड़ाई हो गई, उसको सुलटाओ बैठ के, यानी कि सेटल ए डिस्प्यूट। तो उसके भी पैसे लेने हैं, ठीक है, फ्री में नहीं करना। तो आर्बिट्रेशंस यानी कि सेटल ए डिस्प्यूट। बाकी एज कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी काम आप कर सकते हो। हालांकि इसमें आपके स्पेशलाइज्ड होते हैं CMAs, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब ये सब अदर सर्विसेज हैं जो आप कर सकते हो। कॉस्ट अकाउंटेंट्स, हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स कौन होता है वैसे तो, जो स्पेसिफिक कॉस्ट अकाउंटिंग करता है ना, लेकिन आप भी कर सकते हो। तो ये अदर वर्क हो गए जो आप कर सकते हो। तो मतलब आपको समझ आए कितनी सारी चीज़ें हो गई जो आप कर सकते हो CA बनने के बाद। तो ये सब बेसिकली क्या है, रोल ऑफ अकाउंटेंट है इन सोसाइटी। तो यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक। बाकी इसमें एक स्टार पॉइंट है, वो लिखते हैं इसके नीचे। तो इस स्टार पॉइंट में लिखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें पहले एक एरो बनाना है, फिर 3 लाइन छोड़ के दूसरा एरो, 3 लाइन छोड़ के तीसरा एरो, और 3 लाइन छोड़ के चौथा एरो। तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कुछ 4 बातें लिखनी है कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है। तो पहले एरो में तो इन इंडस्ट्री, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दूसरे एरो में इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तीसरे में
इन फाइनेंशियल इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज, इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज को हाईलाइट कर लेते हैं, और इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये बिल्कुल रोल दे रखा है, एक तरह से टॉपिक बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल अलग अलग जगहों पर। तो 4 जगहों पर है ना, 4 जगहों पर है। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो चारों जगहों पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल नज़र आएगा, है ना। लेकिन फिर भी छोटी सी ड्राइंग बनवा देता हूँ कि भाई चारों जगहों पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल नज़र आएगा आपको। पहले तो यही समझाओ कि है भी रोल या नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर है रोल। हाँ, तो इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि भाई आप कोई भी टॉप किसी भी कंपनी के अंदर टॉप लेवल पर देखोगे मैनेजमेंट में कौन है, तो उनमें आपको एक सीए ज़रूर नज़र आ जाएगा, है ना। हर कंपनी के अंदर टॉप लेवल में बैठे हुए लोगों में आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र आ जाएगा। तो इंडस्ट्री के अंदर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल बहुत ज़बरदस्त है। कुछ उदाहरण लिख सकते हो आप छोटी छोटी बिंदियाँ डाल के, चाहे बजटिंग करना हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग करना हो, चाहे टैक्सेशन करना हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना हो, एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों में इंडस्ट्री के अंदर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नज़र आ जाएंगे, है ना। ये इन सब जगहों पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नज़र आ जाएंगे, है ना। बाकी आप बता देना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये बात सही है या नहीं? सही है ना। तो आप अगर किसी भी कंपनी का चेक कर लो, आज गूगल पे जाओ, टॉप 50 कंपनियां इन इंडिया डालो, उन हर कंपनी का एक एक सेलेक्ट करके सीएफओ चेक करो, सीईओ चेक करो, या टॉप मैनेजमेंट चेक करो, तो कोई ना कोई एक आधा आदमी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें ज़रूर मिलेगा, है ना। दूसरा, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, पहले तो यही बताओ जी। हाँ, मतलब सिंपल भाषा में लिख दूँ, सरकारी कंपनियाँ। हाँ, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी का 50%, 51% से ज़्यादा है। तो मतलब सिंपल भाषा में सरकारी कंपनियाँ, गवर्नमेंट कंपनीज, ऐसे। जैसे कुछ उदाहरण भी दे दो। हाँ, एक बच्चे दे रहे हैं, कविश भाई ने बोला सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो ये सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। अब फुल फॉर्म खुद घर जाके सर्च करना, ठीक है। तो सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचएसबीसी नहीं, सॉरी, एचपीसीएल, ये सब जो है, ये सब सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो इनके अंदर सीए का क्या रोल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का? तो इनके अंदर लिखते हैं जी, सीए प्रिपेयर्स अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। तो इन सब की रिपोर्ट बनाना, इन सब के बही खाते बनाना, वो कौन करता है? सीए करता है। तो सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी या कोई सी भी सरकारी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उन सब की रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। तो ठीक हो गई बात। तीसरा, इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज। तो फिस्कल पॉलिसी, तो बच्चा कह रहा है सर ये तो सरकार का काम है। तो सरकार का काम तो है, लेकिन सरकार का काम कौन कर रहा है? भाई मोदी जी लगे हुए हैं, खुद अकेले थोड़ी ना करेंगे वो फिस्कल पॉलिसियाँ बनाने में। सरकार का काम तो है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
पर उसके पीछे दिमाग कौन लगा रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा रहा है। तो वो लिखते हैं लाइन कि सीए हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी में या हर सरकारी किसी ना किसी लेवल पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र आएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो नीतियाँ बन भी रही हैं, खासकर फिस्कल पॉलिसियाँ जो बन रही हैं, उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल है, क्योंकि आप इनकम एक्सपेंस को बेहतर समझ पाते हैं। तो क्लियर हो गया अभी पॉइंट? तो सीए हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और चौथा, इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या देश की ग्रोथ में आपका योगदान कुछ है? तो कैसे है वो भी लिख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट कि भाई सीएज हेल्प इन इंक्रीजिंग बिजनेस एफिशिएंसी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बिजनेस एफिशिएंसी। और भी बहुत सारी जगह हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो एक छोटा सा पॉइंट लिखा। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका योगदान है, और इसीलिए है क्योंकि आप हर बिज़नेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करते हो। भाई जहाँ बिज़नेस है, जहाँ फाइनेंस है, तो वहाँ सीए है। तो इकोनॉमी की ग्रोथ में फाइनेंस का जितना रोल होगा, बिज़नेस का जितना रोल होगा, तो सीए का उतना योगदान होगा। तो नेचुरल सी बात है। तो सीए का बेसिकली देख सकते हो आप 4 जगहों पर स्पेशल रोल है। तो ये भी एक 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसमें पूरा कहानी लिख सकते हो। इन इंडस्ट्री क्या, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या, इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसी, और इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्लियर हो गया अच्छे से? चलो, तो इसको तो आप मतलब ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो ये बेसिकली चैप्टर 1 के अंदर का यूनिट 1 था, यूनिट 1।